जब से हमारा रिफ्रैक्शन शुरू हुआ है, मैंने बार बार आपको पहले बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ एक बार वापस, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन के लॉज, फिर उसके बाद लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, सॉरी लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, उसके बाद लेटरल शिफ्ट, अभी एक शिफ्ट बची है नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है ना, लेटरल शिफ्ट पढ़ा। उस लेटरल शिफ्ट के बाद हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के दो डेरिवेशन किए हैं। अभी तक दो डेरिवेशन हो चुके हैं। पहला था रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। दूसरा था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। लेकिन ये वाला मैं छोड़ना चाहता पर छोड़ नहीं रहा हूं। आज तीसरा डेरिवेशन है, बहुत काम का है, इसलिए क्योंकि इससे नया रिलेशन आएगा, नया रिजल्ट आएगा। पहले दो डेरिवेशन से सेम रिजल्ट आया था ना। क्या रिजल्ट आया था? पहले दो डेरिवेशन से, चाहे ऑब्जेक्ट आपका, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा है, इमेज चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल, क्या ही आएगा? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, वेयर μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस, ग्लास सरफेस। क्लियर? और u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज जो हम लोग करना है उसमें कुछ कहानी थोड़ी बदल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है टॉपिक? रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन, यहां से बदलेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन, वेरी गुड, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। कल हमने, मैं बार बार कर रहा हूं, इससे पहले हमने जो दो डेरिवेशन किए हैं उन दोनों में मीडियम सेम लिया है। कैसा? रेरर। ऑब्जेक्ट का मीडियम सेम लिया है, रेरर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा था, इमेज एक बार रियल बन रही थी, एक बार वर्चुअल। आज के केस में हम लोगों ने कहानी बदल दी, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। ओके, चलो, सरफेस कॉन्वेक्स ही है, तो भाई सरफेस अगर कॉन्वेक्स है तो कुछ ऐसा सरफेस बनेगा बेहतरीन सा। ये रहा आपका कॉन्वेक्स सरफेस। इस कॉन्वेक्स सरफेस की ये रही क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये रहा इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है ना। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। कल भी हमने यही केस लिया था, अभी भी यही ले रहे हैं। μ1 इज लेस देन μ2, इसका मतलब है कि ये डेंसर है और ये रेरर है। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है? डेंसर मीडियम में रखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? डेंसर मीडियम में। तो ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखने का मतलब इधर रखा जाएगा, इधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। और अगर मैंने इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा तो ये रहा ऑब्जेक्ट मेरा, मान लीजिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब यहां पर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चलेगी और वो जाकर के सरफेस पर इंसिडेंट होगी, और जब तक सिमिलर मीडियम में लाइट रे चलती रहती है तब तक अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। समझ ना? जब तक आपने मीडियम नहीं बदला तब तक लाइट का डेविएशन भी नहीं होगा। सिमिलर मीडियम में चलती हुई लाइट रे एकदम सीधी जाती रहती है, मतलब जिस रास्ते को फॉलो कर रही लगातार उसी को करती रहती है। जहां मीडियम बदला आपके बिना कहे चेंज हो जाएगा पाथ। समझ में आ रही बात ना? आप चाहो ना चाहो, मीडियम बदला तो पक्का लाइट अपना पाथ बदल लेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक लाइट रे जब जाएगी तो बिल्कुल सीधी जाएगी, एकदम सीधी। और यहां जाकर के जब ये टकराई तो इस पॉइंट पे टकराएगी, जहां टकराएगी वहां पर मैंने क्या बना लिया? एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। इस टेंजेंट के ऊपर मैंने जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर जहां मीट करेगा, वो परपेंडिकुलर जहां मीट करेगा उस परपेंडिकुलर के मीटिंग पॉइंट को ही क्या कहा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? ये रही मेरी इंसिडेंट रे, बार बार बोल रहा हूं, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टकराई उस पॉइंट को नाम क्या दिया हमने? ए। कल भी ए दिया था, अभी भी ए दे रहे हैं। ये नॉर्मल है भाई, समझ रहे हो ना? ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे है। क्या तुम्हें नॉर्मल और इंसिडेंट रे सेम दिखाई दे रही हैं? नहीं, सेम मत सोचना, ठीक है ना, सेम है भी नहीं। क्लियर है ना? देखो ध्यान से समझो, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो पता चल जाएगा ये नॉर्मल है, जो ब्लू कलर से दिखाया वो नॉर्मल है, ठीक है। और ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे है, इसका ओरिजिनल पाथ ये होता,
अब ये बताओ लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर। लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेयर। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब है कि ये लाइट रे जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन ये सीधे न जाकर के क्या हो जाएगी? नॉर्मल से दूर हटेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा खासा डेविएट करा दिया मैंने, बात समझो ध्यान से, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए डेविएट कराना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ ये था भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे जाना चाहिए था इसको, मतलब बहुत इससे दिखा रहा हूं, देखा ना, ऐसे दिखाना चाह रहा हूं। दिस शुड बी द ओरिजिनल पाथ, होना चाहिए था ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, ठीक है। अब ये ओरिजिनल पाथ अगर है तो इससे ये डेविएट होगी, और नॉर्मल कहाँ है? ये भैया मेरा नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल से अवे, अब अगर मैंने इस लाइट को इधर की ओर झुका दिया तो ये तो कहलाएगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर मैंने इस लाइट को इधर झुकाया तो ये कहलाएगा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? तो इसका मतलब ये लाइट रे बेंड हो जाएगी और ऐसे जाएगी, ऐसे बैंड्स, बार बार कर रहा हूं, अपने रास्ते से डेविएट होकर के बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? अब ये वाली जो रे दिखाई दे रही है, ये जो तीर दिख रहा है, ऊपर वाला तीर, ये आपको बताओ कैसा नजर आ रहा है? ये रिफ्रैक्टेड है या इंसिडेंट रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है मेरी इंसिडेंट रे और ये है मेरा नॉर्मल, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा आपका क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल है। अब मैं इसको जो ओरिजिनल पाथ था इसका ओरिजिनल पाथ हटा रहा हूं, यहां से जो ओरिजिनल पाथ था वो मैंने हटा दिया। बताओ ये क्या है? ये क्या है? नीला वाला नॉर्मल। तो नॉर्मल से ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही होगी उसको क्या कहा जाएगा? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब बताओ ये वाली लाइट रे, एक ही लाइट रे से तो काम नहीं चलेगा ना, दो लेनी पड़ेंगी। तो दूसरी लाइट रे कहां से आई? ये देखिए ओ से आई और ये पी पे टकराई आकर के, ऐसे सीधी आई। अगर कोई लाइट रे पोल पे सीधी आके टकराती है तो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। तो ये ओपी तो है आपकी क्या? इंसिडेंट रे, और ये पी के आगे जो जा रही है ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को जहां मीट करती हैं या कट करती हैं वही कहलाता है इमेज पॉइंट। आप जरा सोचकर बताओ, ये रे कह रही है मैं उधर जाना चाहती हूं और ये कह रही है इधर, इन दोनों का आपस में कहीं आगे मिलान होगा क्या? नहीं, आगे कहीं जाकर के मीट नहीं करेंगी। इसका सीधा मतलब बना कि अगर आगे कोई चीज मीट नहीं कर रही है और आगे ब्रॉड भी होती जा रही है, आगे मीट ना करने का मतलब ये भी होता है पैरेलल हो जाएं। पैरेलल होंगी तो भी मीट नहीं करेंगे आगे जाकर के, लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है तो नॉन पैरेलल, बट आगे मीट नहीं करेंगे, साला पक्का पीछे मीट करेंगी। समझ गए ना? तो इस वाली रे को पीछे बढ़ाया, देखो नीले से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इस वाली रे को अब मैंने पीछे बढ़ाया, ये और ये वाली रे को भी पीछे की तरफ, मतलब ऐसे दिखाना नहीं है, सॉरी एरो बना करके, बस ये भी समझ जाइए कि ये वाली रे हो गई ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? समझ में आ गया होगा, यहाँ काट रही हैं। जहां ये एक दूसरे को काट रही होंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज पॉइंट कहलाएगा। बोलो यहां तक कोई समस्या किसी प्रकार की रह गई हो तो बताओ। बहुत बढ़िया, तो इमेज आपको कुछ यहां पर बनती दिखी, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो अब वो सारी मार्किंग कर लेनी जो पहले मैंने कराई है, जितने भी डेरिवेशन पहले कराए उनमें जो मार्किंग थी सेम मार्किंग करनी है बिल्कुल। ये पॉइंट ए है तो ए से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसका नाम क्या दिया था याद करो? एन। वेरी गुड, जिस पॉइंट पे टकराता उस पॉइंट को नाम दिया था ए, और ए से प्रिंसिपल एक्सिस पर डालेंगे परपेंडिकुलर को नाम दिया था एन। ऑब्जेक्ट के एंगल को बताइए क्या लिया था? अल्फा। याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका अल्फा। ये बताइए इमेज के एंगल को क्या लिया था? बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एंगल को क्या लिया था? गामा। अब की बार तीनों एक ही साइड पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, सब एक ही साइड हैं। समझ में आ गई बात ना? बहुत अच्छे। अब जरा मुझे देख के बताओ, क्या फिर से इसके अलावा कुछ बचा इसमें कहानी? नहीं, फिर वही पुरानी कहानी आनी है बस, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल AOC। जरा एक बार AOC ट्राइंगल को ध्यान से देखिए अपनी पार की नजरों से, कहाँ है? ये रहा, देखो AOC, यहां बनाता हूं, ठीक है ना, जूम करके देखिए, ठीक है, हाँ जूम कर लो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक, देखो मान जाओ, ठीक है, मतलब मजे लेके पढ़ा रहा हो तो तुम मजे नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। अभी बताओ ये एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना है? ये बताओ, आई,
ये वाला एंगल बताओ ये कितना है अल्फा, ये वाला एंगल बताओ ये कितना है गामा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है हमेशा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी AOC, ये है देखो। तो इन ट्राइंगल AOC एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है ना, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये सब लिखना है क्या, पहले ही इतना लंबा डेरिवेशन होता है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत लंबा डेरिवेशन है ये, ठीक है ना। तो फिर भैया ये सब नहीं लिखना है, खत्म करो। बताओ अल्फा इक्वल टू अब की बार I प्लस गामा, भाई वाह, कुछ अलग ही कहानी आ गई। इससे पहले वाले डेरिवेशन में एक में आया था I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और दूसरे में भी आया था I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, लेकिन अब की बार अल्फा इक्वल टू I प्लस गामा। तो यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, I इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। फिर वही पुरानी कहानी, क्या, सिंस अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, चूंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए I इज इक्वल टू अल्फा की जगह tan अल्फा और गामा की जगह पर tan गामा, tan अल्फा माइनस tan गामा। ये पहली इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, पहले आपको इसके पहले 2 लाइन लिखनी है, वही जो पहले लिखवाई थी। कंसिडर दैट ए लाइट रे OA इज इंसिडेंट एट पॉइंट O एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज μ2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम इज μ1। ये सब बता देना उसको कि मैंने क्या लिया है। और फिर एक बात लिखना बिल्कुल ना भूला करो किसी भी डेरिवेशन में कि एज शॉन इन फिगर या एज शॉन इन डायग्राम, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया है। तो कुछ चीजें जो आपकी छूट जाती हैं बताए बगैर कि ये मैंने लिया है, ये लिया है, वो डायग्राम में ले रखा होता है तो दिख जाता है, ठीक है ना, कि डायग्राम में शो किया है। क्लियर है। एक ऐसी चीज जिसको आपने ना तो डायग्राम में शो किया है ना उसका जिक्र आपने कंसिडर दैट में किया है, बस आपके डेरिवेशन में दिख रही है, इसका मतलब रट्टाफिकेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सीधे रट रखा और कुछ नहीं कर रखा है भाई, ना तो डायग्राम में दिख रहा ना आपने कहीं कंसिडर किया, बस आपने उसको कर दिया और आंसर भी आ गया, सब कुछ ना, डेरिवेशन पूरा हो गया, तो सामने वाला समझ जाएगा रट्टा कर रखा है, ठीक है ना, सीधे। तो I इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan गामा, छोड़ दो यहीं। अब बताओ कौन सा ट्राइंगल उठाते हैं, इन ट्राइंगल AIC, बिना सोचे समझे AIC ट्राइंगल उठा रहा हूं। देखो AIC ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये रहा, देखो AIC, ये रहा, ये इसको थोड़ा जूम करके देखिए, ये ऐसा होगा, है ना। बताओ ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया I, ये क्या हो गया C, और ये देखो। बताओ ये वाला एंगल कोई बताएगा क्या मुझे, मजा आ जाएगा अगर आपने मुझे एंगल बता दिया, पक्का। देखो ये, हाँ ठीक है भाई, R होगा, I प्लस R या R होगा भाई। देखो ना ये पूरी, देखो ये नॉर्मल वाली लाइन, ये है नॉर्मल वाली लाइन, और ये इमेज वाली लाइन है। ये नॉर्मल और इमेज वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो इसका मतलब R हो जाएगा। देखो ये हो गया आपका R, और ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये तो गामा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बताओ क्या आएगा, बीटा। अब बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भाई बीटा है ना बच्चे, ये बीटा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बीटा इक्वल टू R प्लस गामा, बीटा इक्वल टू R प्लस गामा। तो यहाँ से R इक्वल टू बताओ जल्दी से क्या जाएगा, चलो फिर यही करते हैं, R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अगर R इक्वल टू बीटा माइनस गामा आ गया तो फिर वही कहेंगे, सिंस बीटा एंड गामा आर स्मॉल, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ये चूंकि बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। अरे यार R इक्वल टू, सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मुझे अपनी राइटिंग पर, बस, है ना, tan बीटा माइनस tan गामा, R इक्वल टू tan बीटा माइनस tan गामा। क्लियर है इतनी बात। अब tan बीटा की वैल्यू रखनी होगी और tan गामा की बाद में रख लेंगे, अभी फिलहाल इसको सेकंड इक्वेशन बना के छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिया, आगे बढ़ो। क्या करेंगे, अगला टर्म बताओ, तीनों स्टेप आपको पता है, हर बार वही कर रहे हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। याद करो यही तो क्या था पहले भी, 3 स्टेप में होता है क्वेश्चन। पहला ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AIC और स्नेल्स लॉ, 3 चीजें पकड़ लो, बस क्वेश्चन पूरा डेरिवेशन हो जाता है सॉल्व, ठीक है ना। अब देखो यहां आ जाओ, ठीक है ना, यहां से देखो कितने काम की बात है ये, ठीक। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बताओ क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1 μ2, 1 से 2 में जा रहा है, 1 μ2, ठीक है ना। क्लियर है, आ रहा है सब कुछ, आ रहा है, ठीक। अब यहाँ ध्यान लगाओ, है ना, क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R, है ना, सब आ रहा है ना, ठीक। अब देखो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला, मतलब ये जो 1 μ2 था ना, इसको लिखना था हमने μ2 अपॉन μ1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब साइन अपॉन साइन, अब फिर वही कहेंगे भैया I एंड R आर वेरी स्मॉल,
ये दोनों बहुत क्या हैं, स्मॉल हैं, तो साइन आई की जगह पर आई और साइन आई की जगह पर आर, आई अपॉन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये हो जाएगा म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बस। अब म्यू वन आई की जगह पर बताओ क्या रखूंगा, टेन अल्फा माइनस टेन गामा, टेन अल्फा माइनस टेन गामा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू टेन बीटा, क्या है, कहाँ है, ये रहा टेन बीटा माइनस टेन गामा, टेन बीटा माइनस टेन गामा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पक्का। यहाँ के बाद तो हम लोग एक बार रुकते ही हैं, ठीक है ना, तो आराम से पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर यहाँ जगह बना करके यहाँ पर उसको वैल्यू को सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान सुनो मेरी बात, इस पूरे को यहाँ से खत्म कर दो, ठीक है ना। अभी सुनो, सब गड़बड़ कर दिया तुमने, ध्यान नहीं लगाया पहले, एक बार ध्यान दे देते, देखो गड़बड़ हुआ था। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ पहले क्या होता है, सुनो ध्यान से। हर बार जब भी डेरिवेशन करता हूँ और कभी भी क्वेश्चन लगाता हूँ, हर बार ये बोलता हूँ जिससे जाती है उसको पहले और जिसमें जाती है उसको बाद में। आज पहली बार कहना भूल गया और तभी गलती हो गई। देखो और यही किया करो, बार बार कराओ। जब क्वेश्चन करते हो ना तो अपने आप को बोल के बताया करो पहले एक बार कि किससे जा रही है और किस में जा रही है। डायरेक्ट लिख दिया हर बार की तरह 1 म्यू 2, पहले 1 से 2 में गई थी ना। डायग्राम में कैसे नहीं बदलेंगे, हम यहीं बदलेंगे भाई, है ना, क्योंकि जब हमने पहले 2 में वही लिया ना म्यू 1 म्यू 2, और मैंने बोला भी था आपको कि आपको हर एक डेरिवेशन में एक जैसे सिंबल लेने हैं, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो अब यही करते हैं बात, जिससे जा रही है यहाँ 1 म्यू 2 नहीं लिखना है ना, नहीं कोई बात नहीं, जिससे जा रही है उसको पहले और जिसमें जा रही है उसको बाद में। तो क्या लिखना होगा यहाँ 2 म्यू 1, 2 म्यू 1, समझ गए ना। और अगर 2 म्यू 1 आया तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। अब की बार ये हो जाएगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2, और फिर वही कहेंगे सिंस आई एंड आर स्मॉल, सिंस आई एंड आर वेरी स्मॉल, ठीक है ना, ये बहुत छोटे हैं, इसलिए क्या करेंगे, इनको आई को लिख देंगे, साइन आई को लिख देंगे, बोलो क्या, साइन आई इज इक्वल टू आई और साइन आर इज इक्वल टू आर लिख देंगे, ठीक है ना। चलो जी, ये बन जाएगा क्या, आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। बताओ इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखो ये आ जाएगा इधर कितना, म्यू 2 आई इज इक्वल टू म्यू 1 आर। क्लियर है, बहुत अच्छे। म्यू 2 आई की वैल्यू रख दो कितनी, 10 अल्फा माइनस 10 गामा इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू, बोलो 10 बीटा माइनस 10 गामा। आ रहा है, ठीक। चलो जी, म्यू 1, ये देखो ये हो गया म्यू 2 इंटू 10 अल्फा माइनस 10 गामा इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू 10 बीटा माइनस 10 गामा। इतने तक में कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। ओके चलो देखो, सबसे पहली बात, अब यहाँ तक आने के बाद एक बार जरा इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बस आपको मुझे जल्दी जल्दी बताना है 10 अल्फा की वैल्यू, 10 गामा की वैल्यू, 10 बीटा की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज बतानी है बस। यहाँ आ जाओ, देखो ये हो जाएगा म्यू 2 इंटू, बताओ 10 अल्फा की वैल्यू ए एन अपॉन, ये रहा 10 अल्फा इक्वल टू ए एन अपॉन ओ एन माइनस 10 गामा की वैल्यू। अच्छा सोच के देखो, कुछ भी नहीं बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, हर बार 10 गामा की वैल्यू ए एन अपॉन एन सी, हर बार उतना ही आया। 10 अल्फा की वैल्यू टी एन अपॉन ओ एन, हर बार वही आ रहा है, ठीक है ना। तो बस इज इक्वल टू कितना, म्यू 1 इंटू में ए एन अपॉन एन आई माइनस ए एन अपॉन एन सी होगा, ठीक है। अब ए एन ये आप समझ गए, ओ एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूंगा ओ एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ओ से एन मानो या ओ से पी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या माना जाता है, यू, इमेज की डिस्टेंस को क्या माना जाता है, वी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या माना जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। चलो जी आर, अब बताओ ओ एन बराबर ओ पी बराबर, साइन कन्वेंशन के साथ बताना, ओ एन बराबर ओ पी बराबर माइनस यू। क्यों भाई माइनस, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है और हम पोल से जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की ओर, तो पोल से चाहे ऑब्जेक्ट की ओर जाओ, पोल से चाहे इमेज की ओर जाओ, चाहे पोल से सेंटर की ओर जाओ, हर बार ही रे उधर से आ रही है और हम उधर जा रहे हैं। इसका मतलब अगेंस्ट में मेजर कर रहे हैं, और अगर डिस्टेंस को अगेंस्ट में मेजर करेंगे तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब है ओपी की जो वैल्यू है वो माइनस यू। क्लियर। और बताओ
एनसी की वैल्यू बताओ, एनसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू माइनस आर, ठीक है ना, उधर है वो भी। अब फिर इसके बाद आपका क्या बचा, एनआई, एनआई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पीआई इज इक्वल टू माइनस वी। वैल्यूज रखिए उठा करके, देखिए म्यू टू इंटू ए एन अपॉन, ए एन कॉमन ले लेते हैं, चलो वेरी गुड, ए एन कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 अपॉन ओ एन माइनस 1 अपॉन एन सी इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू ए एन कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 अपॉन एन आई माइनस 1 अपॉन एन सी, ए एन से ए एन कैंसिल। अब बताइए क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, म्यू टू इंटू 1 अपॉन ओ एन की वैल्यू बताओ, ओ एन की वैल्यू माइनस यू माइनस 1 अपॉन एन सी की वैल्यू बताओ, माइनस का आर इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू 1 अपॉन माइनस का वी, और ये बताओ माइनस का 1 अपॉन एन सी की वैल्यू माइनस का आर। अब देखो ये पूरा ये आ गया आपका म्यू टू अपॉन माइनस यू, बोलो गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, म्यू टू अपॉन माइनस यू, और ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का म्यू टू अपॉन आर, म्यू टू अपॉन आर, बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो, इज इक्वल टू ये बोलो क्या हो जाएगा म्यू 1 अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या म्यू 1 अपॉन आर। बताओ क्या करूंगा, है ना, एक साइड कर लेंगे, आर वालों को एक साइड, वी और यू को एक साइड। ये बताओ ये माइनस का वी इधर आके बोलो क्या हो जाएगा, प्लस का वी, और ये इधर जाकर के माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 1 अपॉन वी, भाई ध्यान दो बात ना करो, म्यू 1 अपॉन माइनस वी को जब इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन आर माइनस म्यू 2 अपॉन आर। बोलो बात समझ में आ गई नहीं। अब बताओ क्या बन गया फॉर्मूला, यार बदल तो गया, कौन करा नहीं बदला, म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन आर। देखिए बदल गया, जहां म्यू 1 था वहां म्यू 2 हो गया, और जहां म्यू 2 था वहां म्यू 1 हो गया। रीजन आपको समझ में ही आ गया होगा, क्योंकि पहले रे म्यू 1 से म्यू 2 में जा रही थी, अब रे म्यू 2 से म्यू 1 में जा रही है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। पहले ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा था तो 1 से 2 में रे जा रही थी, और अब सेकंड मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है तो रे 2 से 1 में जा रही है, तो बस जस्ट इंटरचेंज हो गए, म्यू 1 और म्यू 2 बदल गए। लेकिन पहले वाले के रेयर वाले के दोनों केस में सेम आंसर आया था ना, तो बस अल्टीमेटली क्या याद रखोगे कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हो रेयर मीडियम में, रेयर में, तो फॉर्म लगेगा पहले वाला म्यू 2 अपॉन वी, इसका उल्टा म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। और अगर ऑब्जेक्ट रखा हो डेंसर मीडियम में तो फिर फॉर्मूला रहेगा भैया म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन आर। हमने क्या लिया है उसके ऊपर मत जाना, हो सकता है केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन आ जाए, और केस बेस्ड स्टडी में उसने बाहर वाले मीडियम का ले लिया म्यू 2 और इसका ले लिया म्यू 1। जैसे अभी नवेद बोला था कि भैया इसके काम करिए ना, म्यू 1 म्यू 2 बदल दीजिए बस, तो म्यू 1 म्यू 2 बदल देते तो भी आ जाता, लेकिन वो फिर मामला अलग होता, ठीक है ना। हमें क्या सोचना है, हम अपने हिसाब से जो डेरिवेशन किए हैं, हमेशा हमने म्यू 2 किसको माना है, डेंसर मीडियम को माना है। मैंने वहां पर उनकी बात क्यों नहीं मानी, इसलिए नहीं मानी क्योंकि अगर मैं म्यू 2 को डेंसर मान रहा हूं तो हर जगह डेंसर ही मान रहा हूं। अब जब भी न्यूमेरिकल करूंगा ना, तो मैं हर जगह जहां डेंसर मीडियम दिया होगा उसका मानूंगा म्यू 2, और जो रेयर मीडियम दिया होगा उसका मानूंगा म्यू 1, और फॉर्मूले लगाऊंगा अपने अकॉर्डिंग, आंसर दौड़ते हुए आएंगे। समझ में आ रही बात ना, हो गया। चलो अब देखो इसके आगे तो कर लोगे ना भाई, इसके आगे बस वो छोड़ो, मैं अब लंबा कहानी नहीं करवा रहा हूं। क्या बनेगा पहले वाले की तरह ही, अच्छा चलो ठीक है, डिवाइड बाई म्यू 1, डिवाइड बाई म्यू 1। बताओ क्या बनेगा, म्यू 1 बाई म्यू 1 1 अपॉन वी। अच्छा ये बताओ क्या था, म्यू 1 बाई म्यू 2 था या म्यू 2 बाई म्यू 1 था, म्यू 1 बाई म्यू 2 था, तो अब की बार म्यू 1 से डिवाइड नहीं कराएंगे, म्यू 2 से डिवाइड कराएंगे, डिवाइड बाई म्यू 2, बोथ साइड, दोनों साइड म्यू 2 से डिवाइड कराएंगे भाई, समझ गए। तो ये आएगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 अपॉन में वी, माइनस ये आएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 2 अपॉन यू इज इक्वल टू, ये आएगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 2 अपॉन म्यू 2 अपॉन में आर। ये टर्म बन जाएगा आपका 1 म्यू 2 नहीं 2 म्यू 1, वेरी गुड। क्या बनेगा 2 म्यू 1, बोले ये बनेगा, अच्छा 2 म्यू 1 है ना, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 मतलब था 2 म्यू 1 अपॉन वी, माइनस ये बनेगा बोलो क्या 1 अपॉन यू इक्वल टू, ये बनेगा 2 म्यू 1 माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है।
और अगर बाहर वाला मीडियम एयर हो तो बताओ फॉर्मूला क्या बना, मिटा दो इसको। ठीक है चलो ये मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है ना, ये तो पहले से कर रखा है हमने। देखो if the rarer medium is here then and denser medium has refractive index mu, तो क्या हो जाएगा बताओ, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और ये म्यू 1 हो जाएगा 1, तो क्या बनेगा 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू, म्यू अपॉन यू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू इसको टू ये 1 माइनस म्यू अपॉन आर। बहुत ध्यान देना। अच्छा एक बात और समझ में आई होगी, U के ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है बताओ, U के ऊपर, ये सब याद रखने के लिए बता रहा हूं ताकि भूलने भी लगो, कंफ्यूज होने लगो तो याद रह जाए। U के ऊपर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें वो रखा होता है, कल भी वही था, μ2 अपॉन वी था, μ2 अपॉन वी था माइनस μ1 अपॉन यू था, तो U के ऊपर μ1 था। अब की बार U कहाँ ऑब्जेक्ट का रखा है, डेंसर मीडियम है, तो U के ऊपर क्या है μ2 है। ये सब इसलिए बताया जाता था कि याद रह जाए, अगर भूलने भी लगो तो कंफ्यूजन आए तो दिमाग में जोर डाल के समझ सको। समझ गए? बहुत अच्छे, जल्दी करिए तो फिर चौथा केस भी करेंगे, ठीक है ना, अभी तुरंत। देखो सुनो, अभी इससे पहले हमने किया क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, और उससे पहले के दो डेरिवेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा लास्ट डेरिवेशन बचा है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव सरफेस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव सरफेस। बस अब इसके लिए कोई दो वो नहीं बनाएंगे, बस एक ही केस बनेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, एक ही केस बनाएंगे। और वैसे भी क्योंकि याद रखना यही है, मैं बार बार आपसे याद दिला रहा हूं कि आपको याद कॉनकेव और कॉन्वेक्स से ज्यादा ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। ऑब्जेक्ट रेडर में रखा है, चाहे कोई भी केस हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, एक ही फॉर्मूला लगेगा। और ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में रखा है, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी लेंस सरफेस हो, फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम जो हमने अभी किया इससे पहले, जस्ट, है ना, क्लियर। आ जाओ, बस डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका डायग्राम सही बन जाता है ना उसको मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं भाई, अच्छे से एकदम, कि हाँ यार कायदे से डायग्राम बना लिया है। देखो बोलो, ये साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, हमेशा ही लेते रहे हैं, अभी भी वही ले लिया। ये क्या हो गई बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सुनो बस अब बात ना करो, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के सामने कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के सामने, इस कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का पोल हो गया ये, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, यहां से एक लाइट रे चली, एक लाइट रे जो कि यहां से आकर के इंसिडेंट होगी, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और वो नॉर्मल बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस पॉइंट पर बनाएंगे एक टेंजेंट। देखिए ये क्या बनाई मैंने, टेंजेंट, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जब मैं बनाऊंगा नॉर्मल, यानी कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यहां से कितना एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये जो है ना, देखो इसको μ1 कर लो अलग से, ठीक है ना, ये कहां जाके मीट करेगा, इसका नॉर्मल जहां जाकर के मीट कर जाए वही पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, सुनो भाई ध्यान से सुनो, ये रही मेरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहां गई और इस पॉइंट पे टकराने के बाद, इस पॉइंट पे टकराने के बाद यहां मैंने पॉइंट ए मान लिया, ये रहा इस पॉइंट के ऊपर डाली गई टेंजेंट, और ये रहा टेंजेंट के ऊपर डाला गया नॉर्मल। नॉर्मल को जब मैंने इधर बढ़ाया तो ये पहुंचा कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, समझ गए ना।
हमेशा जिस पॉइंट पर नॉर्मल मीट करता है वो पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब क्या होगा बताओ? लाइट रे कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में? रेयर से डेंसर। क्या होगा? बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसको जाना चाहिए था कैसे? जाना चाहिए था ऐसे, समझिए ना, ऐसे जाना चाहिए था ना। लेकिन ये ऐसे ना जाकर के क्या हो जाएगी, थोड़ी झुकेगी, बैंड हो जाएगी, और जब झुक जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, समझ में ना? देखिए, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बार बार कह रहा हूं, नॉर्मल ये नीचे, नीचे नॉर्मल है। ये जो मैंने ऊपर दिखाया इसको हटा दूंगा अभी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ओरिजिनल पाथ था इसका, ओरिजिनल पाथ। मतलब मैंने ये माना था कि ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या होगा। ध्यान से देखो, ये होगा इसका ओरिजिनल पाथ, ये होना चाहिए था ओरिजिनल पाथ। लेकिन मैंने कहा कि रेयर से चूंकि डेंसर में जा रही है इसलिए बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल ऐसे न जाकर के नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, पर नॉर्मल की ओर झुकने के बाद भी आगे मीट नहीं करेगी। यहां से एक लाइट रे चलेगी, कहां? यहां से एक लाइट रे जाएगी इधर, और ये सीधी निकल जाएगी। इस रे को पीछे बढ़ाने पर और इस वाली रे को, अब की बार मेरी जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये नॉर्मल नहीं है। ब्लू वाली लाइन जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाने पर, ध्यान से देखिएगा, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाने पर और इस वाली रे को पीछे बढ़ाने पर जहां ये मीट कर जाएंगी वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? इमेज पॉइंट कहलाएगा। चूंकि वर्चुअल है इमेज, इसलिए मैंने मिरर को कैसा बना लिया, सॉरी, इस वाली रे को डॉटेड रे बना दिया। डॉटेड रे इसलिए बनाया क्योंकि इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। बताओ वर्चुअल है या रियल है? पक्का? जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर, सॉरी, स्फेरिकल सरफेस के केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है, अगर उस साइड इमेज बन रही हो तो वर्चुअल होती है। तो ये वर्चुअल इमेज बनी है, ये बन गया यहां पर वर्चुअल इमेज आई। इतना तक समझ में आ रहा है? अब मुझे जल्दी बता दो, जिस पॉइंट पर मैंने इसको डाला है उस पॉइंट का नाम ए से प्रिंसिपल एक्सिस पर डालेंगे परपेंडिकुलर को एन। बोलो कोई डाउट तो? ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस यू, इमेज की पोल से डिस्टेंस वी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आर। अगर आप मुझे साइन कन्वेंशन देखकर बता दें कि इस केस में u कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? श्योर हो? u नेगेटिव, v कैसा होगा? नेगेटिव, r कैसा होगा? दोनों सब नेगेटिव। समझ में आ रही बात ना? बहुत बढ़िया। चलो जी, अब जब हम u, v और r सबको नेगेटिव ले लेंगे तो फिर उसके बाद, अच्छा वो तो सब बात की कहानी है, लेकिन मतलब समझ में आ गया। अगर अब चाहे ना तो पूरा डेरिवेशन फिर वही बात आती है कि खुद से कर लोगे। बस आपको दो एंगल अभी बचे हैं, नहीं एंगल बचे हैं, अभी एंगल दिखाने हैं। बताओ, ऑब्जेक्ट वाले एंगल को अल्फा, इमेज वाले एंगल को बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले एंगल को गामा। क्लियर? बहुत अच्छे। इंसिडेंट रे, ये बताओ ये वाला एंगल क्या होगा यार? ये बहुत पतला सा एंगल है, दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये मैं यहां बना दे रहा हूं बाहर निकाल के, ये आर होगा। नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये पूरा बड़ा सा, ये पूरा बड़ा सा होगा। मतलब इसमें दोनों आ जाएंगे ना भाई, आई हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? इसको मैं यहां दिखा रहा हूं बाहर निकाल के, आई। बोलो अब बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बार बार कह रहा हूं, ये जो बहुत पतला सा एंगल दिख रहा है ना, छोटा सा एंगल, ये एंगल तो हो गया आर, एंगल आर, ये वाला, ठीक है ना? ये वाला एंगल देखिएगा, ये वाला एंगल हो गया आर। और ये देखिएगा, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये हो गया क्या? आई। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो? समझ गए? बहुत अच्छे। फिर से वही पुरानी कहानी लगाओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना? बोलो, इन ट्राइंगल कौन कौन से दो ट्राइंगल उठाने हैं? एओसी। बताओ एओसी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या कहीं? बोलो, एओसी ट्राइंगल का अगर मैं जूमिंग पॉइंट बनाऊं तो देखिए ये हो गया, ये देखो ये हो गया जूमिंग डायग्राम, ठीक है ना? ऐसा ही कुछ बन रहा है ना? अरे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? देखो एओसी है भाई, एओसी है। अच्छा बोलो दिख रहा है कि नहीं? ये रहा एओसी। इस एओसी में बताओ ये एंगल कितना है? अल्फा। ये एंगल बताओ कितना है? ये वाला बता दो। एओसी वाले में आई है, आई है, नहीं समझे? अरे देखो ना, ये रहा एओसी, ये वाला ट्राइंगल है भाई, ये पूरा, ये समझ गए ना? तो ये कितना है? आई। ये एंगल बताओ कितना है? गामा। तो एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, बताओ अल्फा इक्वल टू आई प्लस गामा। तो यहां से आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बदल रही, बदल तो रही है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट नहीं बदलता, रिजल्ट सेम आ जाता है। आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। क्लियर? अब वही फिर सिंस अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल,
कुछ लोगों को तो बस ये लग गया कि आ गया मैं, और लेकिन फिर करेंगे नहीं। यही बस गलती है सबसे बड़ी। अगर मैं ऐसा सोचता ना तो भाई इतने लंबे टाइम से हर साल इनको चारों डेरिवेशन को करा रहा हूँ, तो इतने सालों से ही तो कम से कम 20-40 बार करा चुका हूँगा। तो मैं अब तक कहता यार छोड़ो बस, सब कुछ तो आ ही गया, क्या करना है अब करा के। तो आई देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस tan गामा। एक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, यहीं खत्म। अब आ जाओ भाई कौन से ट्राइंगल पर, फिर से भाई इन ट्राइंगल AIC दिख रहा है, ट्राइंगल AIC ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, बोलो क्या होगा, कहाँ है, ये रहा AIC। अच्छा ये है, सॉरी ये है AIC, ये देखो AIC, क्लियर है ना, ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये है A, ये है आपका C और ये है I। बताओ ये एंगल बताओ, वेरी गुड, ये एंगल है यहाँ पर क्या, बीटा। ये वाला एंगल बताओ, ये वाला, ये है गामा। ये एंगल बताओ, ये R है, ये R हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा R, हाँ ये देखो ये R है ना यहाँ पतला सा, वो इधर ये क्या होगा, R होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल R हो जाएगा। अब बताओ क्या लिखेंगे, बीटा इक्वल टू R प्लस गामा। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा, R इक्वल टू बीटा माइनस गामा। फिर वही बीटा को क्या लिख दूंगा, बोलो tan बीटा, माइनस गामा को क्या लिख दूंगा, tan गामा। ये सेकंड इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। लो भाई देखो कितने मजे के साथ क्वेश्चन हो रहा है, हो गया। अब यहाँ दिमाग लगाओ पूरा, ठीक है ना। देखो R इक्वल टू tan बीटा माइनस tan गामा, यही बना के छोड़ दिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है बताओ, पहला स्टेप AOC, दूसरा AIC, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। सब तुम्हें खुद ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ये डेरिवेशन तो यही तैयार हो गया भाई, है ना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ बताइए क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R। बताओ की बार रे कहां से कहां जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो अब की बार तो वही लिखेंगे 1 म्यू 2। तो यह आ जाएगा आपका क्या, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। फिर वही कहेंगे साइन I को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना ले सकते हैं, I, और साइन R को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या ले सकते हैं, R। तो I अपॉन R इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये बन जाएगा म्यू 1 I बराबर म्यू 2 R। बोलो बनेगा कि नहीं, म्यू 1 I की वैल्यू रखो जल्दी से, tan अल्फा माइनस tan गामा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू में R की वैल्यू बताओ, tan बीटा माइनस tan गामा। जल्दी से भाई tan बीटा tan गामा इन सब की वैल्यूज रखवा दो। म्यू 1 इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू बताओ, tan अल्फा की वैल्यू an अपॉन ओ एन, an अपॉन ओ एन, क्या कहने भाई रट गया, ठीक है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू an अपॉन ओ एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर माइनस का tan गामा की वैल्यू an अपॉन nc, देखना यही बन रही होगी, tan गामा इज इक्वल टू an परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan गामा ये रहा इस ट्राइंगल में, tan गामा एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो tan गामा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब an अपॉन nc इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू tan बीटा की वैल्यू बताओ, an अपॉन ni माइनस an अपॉन nc। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे बताओ, an 1 अपॉन ओ एन माइनस 1 अपॉन एन सी इज इक्वल टू म्यू 2, यहाँ से ए एन कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन एन आई माइनस 1 अपॉन एन सी। ए एन से ए एन कैंसिल, ये बचेगा क्या, बस वैल्यू रखेंगे। पहले इतना नोट करो, एक बार जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर ओ एन ओ इस सब की वैल्यूज रखवा दूंगा, वैल्यू रखवाते ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो सबसे पहली बात, अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं भाई, है ना। देखो जल्दी जल्दी, बस ये कंप्लीट होते ही क्वेश्चन, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म पूरा। ये आ जाएगा म्यू 1 इंटू, बस वैल्यू बता दो एक बार देख करके, 1 अपॉन ओ एन। अब मैं लिखूंगा नहीं, सीधे लिखूंगा ओ एन, रे आ रही है इधर से और हम मीजर करेंगे डिस्टेंस इधर से, तो माइनस का यू, क्लियर। फिर माइनस 1 अपॉन पीसी की एनसी की वैल्यू माइनस आर, वेरी गुड। चलिए इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू 1 अपॉन एन आई माइनस वी माइनस 1 अपॉन एनसी की वैल्यू
समझ गए ना, माइनस आर, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का म्यू वन अपॉन यू और ये हो जाएगा प्लस का म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का म्यू टू अपॉन वी और ये हो जाएगा प्लस का म्यू टू अपॉन आर। इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का इधर आके बोलो क्या हो जाएगा, प्लस म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बन के आया, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। देखो रेरर वाला अभी भी वही बना जो पहले बना था, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, यही सेम रिलेशन बन के आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन को बताने वाला ये एक फॉर्मूला है। बार बार कह रहा हूं, अगर आपको मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो अब वही पुरानी कहानी, बस क्या कर दोगे, म्यू वन से डिवाइड कराओगे तो ये बनेगा म्यू टू अपॉन म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान लगाओ, ठीक है, बस ये आ गया आंसर। अल्टीमेटली ये आ जाएगा वन म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन बाई म्यू वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन म्यू टू माइनस वन अपॉन आर, ये हो गया। और इफ द आउटर मीडियम इज एयर, इफ द आउटर मीडियम इज एयर देन म्यू वन इज इक्वल टू वन और म्यू टू इज इक्वल टू म्यू, तो बस ये हो जाएगा ये वाला म्यू टू की जगह पर म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर। अल्टीमेटली रिजल्ट मिल गया आपको। बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो होता है ना, ये एक और बात बता रहा हूं इसमें बड़े काम की, ये जो टर्म होता है ना इधर वाला, ये म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये वाला जो टर्म होता है ये बताता है पावर ऑफ द सरफेस को। ये किसको बताता है, पावर ऑफ द सरफेस, ये भी समझ लीजिएगा आप। ये टर्म जो है, नहीं आपने पढ़ी पावर ऑफ लेंस पढ़ा था ना 10th क्लास में, पावर ऑफ लेंस, लेकिन ये लेंस नहीं बना अभी ये सरफेस है। इसको सरफेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये तो एक सरफेस हो गया कॉनकेव, इसके पीछे पूरा ग्लास है, मतलब ये एक ही जैसा मीडियम है उसके पीछे, समझ गए ना। अगर यहीं पर क्या होता, पीछे पूरा ग्लास ना होकर फिर से एयर हो जाती तो यही लेंस बन जाता। मतलब लेंस जब होता है ना उसके दोनों तरफ एयर होती है, ठीक है ना, दोनों तरफ एयर मीडियम रहेगा, एयर छोड़ो मतलब कोई भी मीडियम है दोनों तरफ एक जैसा रहेगा, बीच में ग्लास का लेंस होगा, क्लियर। तो अभी लेंस तक पहुंचे नहीं, यही वाला जो टर्म है यही मेरा कहलाएगा क्या, पावर ऑफ द सरफेस। इस सरफेस की पावर हो जाएगी म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। हाँ हाँ, वन अपॉन एफ होता है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं ये वन अपॉन एफ नहीं है, समझ लो ना, ये वन अपॉन एफ नहीं है, समझ गए, बाद में आएगा, ठीक है ना, वो तो लेंस में ही आएगा, पावर ऑफ लेंस में। न्यूमेरिकल करेंगे एक, है ना, बढ़िया सा। चलिए लिखो, चलो लिखा रहा हूँ। पावर ऑफ द सरफेस, बच्चे सुनो मेरी बात, पावर ऑफ सरफेस का मतलब क्या है। पहली बात मैं आपको पावर ऑफ लेंस भी बताऊंगा, तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां भी आपको बता देता हूं। पावर ऑफ सरफेस मतलब लाइट रे जब आ रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, या डेंसर से रेयर मीडियम में, क्या करती है, अपने पाथ को डेविएट कर जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब अपने रास्ता भटक गई। अब पाथ से डेविएशन की जो घटना है ये इसी बात पे डिपेंड करेगी कि उस सरफेस की पावर कितनी है, यानी वो उसको कितना ज्यादा डेविएट करा पाएगा। दो चीजों पे डिपेंड करेगा, बोलो कौन कौन सी दो चीजों पे, उस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है और बाहर वाले मीडियम और अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसी से तो डिसाइड होगा। अंदर वाला, अगर मान लो लाइट रे, यहां देखो रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में, तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जितना ज्यादा इसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी के अकॉर्डिंग बेंडिंग होगी, मतलब इसके और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी इस बात। पावर मतलब द एबिलिटी टू डेविएट द पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है ना। किसी भी सरफेस की वो पावर यानी वो एबिलिटी जिससे कि वो लाइट रे को नॉर्मल की ओर झुकाती है, नॉर्मल के अवे झुकाती है। कितना ज्यादा झुकाएगी कितना कम झुकाएगी ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि दो बाहर वाला मीडियम और सरफेस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और उस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है। यानी ये जो टर्म है ये
पावर है, समझ में आएगी बात ना, पावर लेंस। एक बात आगे चलेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो वहाँ आ जाएगा ये 1/v माइनस 1/u, और वो इक्वल होता है 1/f के, तब बनेगा 1/f। बाद की बात है, अभी फिलहाल के लिए चक्कर में ना पड़ो। एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद जो है ना ये क्लास और करेंगे, इसके बाद फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी चीज़ें। हाँ बच्चे बोलो। नहीं, बात वही हुई ना कि दोनों पे डिपेंड करेगा, मतलब अब इनका डिफरेंस उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना। मान लो ये बड़ा होने लगा तो ये वैल्यू कम आने लगेगी, μ2 - μ1, ये बड़ा होने लगा तो पॉजिटिव ज़्यादा आने लगेगा, समझ गए ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। और उसकी चिंता क्या करनी है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ बोलो बोलो, अभी रुक जाओ फिर है ना क्लास के बाद। हाँ बताओ। क्वेश्चन आया मतलब यू और वी आपने माइनस किया है इसमें, मतलब ये जो फॉर्मूला निकला है ये यू और वी पहले ही आपने माइनस दे रखा है फॉर्मूले को, तो दोबारा माइनस किया। हाँ ठीक ठीक ठीक। सुनो ये बच्चे सुनो, ये सवाल आज तीसरी बार आया है मेरे सामने फिर से कि सर हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो डेरिवेशन करते समय यू वी आर जो भी है आपका, जो भी डिस्टेंस आप यूज कर रहे हैं वो सारी आप ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के साथ यूज कर रहे हैं। फिर जब न्यूमेरिकल आपने कल करवाया था एक, उस न्यूमेरिकल में आपने फिर से साइन कन्वेंशन लगा दिया था। तो ये सवाल, और हर साल कोई साल ऐसा नहीं गया तक जब तक ये मुझसे बार बार पूछा रह गया है क्वेश्चन। कई बार पूछते हैं लोग कि भैया ये जब एक बार हमने साइन कन्वेंशन डेरिवेशन करते समय लगा लिया तो फिर क्या जरूरत रह गई अब डेरिवेशन मतलब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन लगाने की। मैं यही बात उनको फिर ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जब हमने डेरिवेशन में लगाया है तो ही तो साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये माना है कि u नेगेटिव है। ध्यान सुनना, हमने डेरिवेशन करते समय u को नेगेटिव लिया और हम क्वेश्चन में भी u को नेगेटिव ही ले रहे हैं, तो सिंक्रोनाइज कर गई, एक दूसरे के ऊपर इमेजेस क्या हो जाती हैं, पूरी तरीके से क्या कर जाएंगी, सुपर इंपोज हो जाएंगी। मतलब बात समझ रहा, सुपर इंपोजेबल केस है ये, सुपर इंपोजेबल। याद कर आ रहा कुछ, जहां हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में, ठीक है ना, सुपर इंपोज करेगा कि नहीं करेगा, किसी चीज का एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाना मतलब एक दूसरे बिल्कुल अलाइन हो जाना, एक दूसरे के ऊपर एकदम अलाइन हो जाना। तो भाई जब मैंने u को नेगेटिव लिया डेरिवेशन में और u को नेगेटिव लिया क्वेश्चन में भी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, अलाइन कर जाएंगे। अगर नहीं लूंगा तो उल्टा हो गया, समझो कि मैं डेरिवेशन में ले रहा हूं नेगेटिव और क्वेश्चन में ले रहा हूं पॉजिटिव, तो अपोजिट हो गया, समझ गए ना। ओके चलो न्यूमेरिकल लिखो एक बढ़िया सा, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे, ठीक है। लिखिए ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करके छुट्टी करेंगे भाई, है ना। लिखिए ए स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट, a small point object is placed in air, a small point object है ना, a small point object is placed in air, is placed in air at a distance of 40 centimeter, at a distance of 40 centimeter, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर दिया भाई, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर is 25 सेंटीमीटर, is 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज एंड पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज एंड पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। करिए बच्चों, करो जल्दी, देर मत लगाओ। देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, उस हिसाब से बात करना, है ना। ऑब्जेक्ट आ रखा है एयर में, कैसा सरफेस है, छोटा सा बना रहा हूं, देखो कॉन्वेक्स है ना सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, यानी μ2 कितना दिया है
1.5। μ1 कितना मानोगे, एयर दिया है ना तो 1, μ1 की वैल्यू 1। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, कितनी दूरी पे बोलो, यहां से 60 सेंटीमीटर दूर, पोल से कितना 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई बताएगा, कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आती है, इधर भैया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। बोलो कैसी होगी ये, पॉजिटिव, ठीक है ना, बहुत अच्छे। बताओ जल्दी से, यू बताओ पहले, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस का 60, ठीक है ना। वी बताओ, नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। आर बताओ, प्लस का कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स सरफेस लिए प्लस का आर। μ1 बताओ, μ1 1, μ2 बताओ 1.5। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, रेयर में या डेंसर में, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। बहुत बार बार कह रहा हूं, जब भी ऐसा बोलूंगा कोई भी क्वेश्चन करना, अभी बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रहेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं ध्यान रहा तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन रेयर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करता है तो रिलेशन क्या बनता है, μ2 अपॉन वी, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। क्लियर, कितना आया, नहीं गलत गलत गलत, v कितना है, v 450, माइनस का कि प्लस का, प्लस का, वेरी गुड, प्लस का 450 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। μ2 की वैल्यू रखिए 1.5 अपॉन v मुझे पता करना है, माइनस μ1 की वैल्यू रखिए 1 अपॉन u की वैल्यू रखिए माइनस का 60 बराबर 1.5 माइनस 1 अपॉन 25। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम लोग यार, बड़ी बात नहीं तो नहीं है ये, सॉल्व करना जल्दी करो जितनी जल्दी हो सके। यह आएगा 1.5 अपॉन v प्लस हो जाएगा 1/60, 1.5 में से क्या 0.5 अपॉन 25, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, इससे इसको घटाऊंगा कितना आएगा 50 आएगा शायद, 1/50। अब ये 1/60 है, 60 सॉरी 16 लिख दिया मैंने, 60 है, 60 उधर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, 1.5 अपॉन v बराबर 1/50 माइनस 1/60। दोनों कैल्शियम कोई बताएगा, 300, 50 60 कैल्शियम हो गया आपका 300, 50 को 6 से मल्टीप्लाई, 60 को 5 से मल्टीप्लाई, 1.5 बाई वी, 1.5 अपॉन वी बराबर 6 में से 5 गया 1/300। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 300, बोले तो 450, ठीक है ना। तो v इक्वल टू कितनी आ गई, प्लस 450 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज प्लस में बन रही है, प्लस इमेज का प्लस बनना। पहले नेचर बताओ मुझे, जल्दीबाजी मत करो, अभी पावर बाद में देखेंगे, पहले नेचर बताओ। नेचर पक्का, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसके अपोजिट बनेगी, क्योंकि प्लस में क्यों आ रही है, अगर इधर आती तो माइनस में होती, उधर आ रही है तो प्लस में है, इसका मतलब तो प्लस में आना, इमेज कैसी रियल बनेगी। वेरी गुड, यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड ये सब नहीं बोला था, कारण क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इसका इन्वर्टेड इन्वर्टेड कुछ नहीं होता, पॉइंट ही इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट पॉइंट है तो इमेज भी पॉइंट बनेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब रियल होगी, रियल इमेज बनेगी। कौन सी साइड बनेगी, अदर साइड बनेगी। इसी को बोला जाता है कि अपोजिट साइड बनेगी। रियल इमेज अपोजिट साइड, नहीं समझे, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड। अब बताओ और क्या निकालना है, पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये तो आसान है भाई, पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कितने लोगों ने कर लिया, पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, मतलब कितना 1.5 माइनस 1 अपॉन आर कितना है 25, ये आ जाएगा आपका 0.5 बाई 25, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए 1/50, 1/50। भाई ये कुछ गड़बड़ हो गया, बताओ 1.5, ये तो ठीक है मैंने बात समझ ली, लेकिन ये 1/50 क्या आया, बात समझना ध्यान से। आपको अगर पावर को लाना है डायोप्टर में तो फिर क्या लेना होगा, सेंटीमीटर को लेना होगा, मतलब मीटर में, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटीमीटर में लेंगे, बल्कि किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो 25 सेंटीमीटर मतलब कितना 0.25 मीटर, 0.25 मीटर मतलब कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.25। नीचे से 2 पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 0 बढ़ाओ, ऊपर से बढ़ाओ। पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है ना, तो पावर को ऐसा यूनिट मिलाने के लिए आपने पढ़ा भी होगा 1/f इन मीटर, ऐसे करके पढ़वाते हैं। तो वैसे ही आर को भी किस में लेना होगा, मीटर में। ऊपर क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे 1 0 बढ़ेगा, नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 0 बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा 50 बाई 25, कट के कितना आ जाएगा प्लस का 2 डायोप्टर, प्लस में आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, डायोप्टर, ठीक है, प्लस का 2 डायोप्टर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी।
श्योर ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।